और सीवी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हमें मेंशन करनी चाहिए? सीवी के अंदर आपने अपनी एजुकेशन को फर्स्ट ऑफ ऑल हम्म। आपने लिखना होता है कि आपने किस से, ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसके बाद आपने अपने प्रोजेक्ट्स लिखने होते हैं, आपने अपने सर्टिफिकेशन लिखनी होती हैं, और आपने जो भी पब्लिकेशन, अगर आपका रिसर्च वर्क किया हुआ तो वो भी इसमें मेंशन आपको करना पड़ता है। और आर्ट्स में कितना स्कोर हो तो मिनिमम लेवल पे और आपको एडमिशन मिल जाता है? 6 से अबव होना चाहिए, तब आपको आप सिक्योर होते हो। और मैक्सिमम कुछ यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट कहाँ तक जाके लाई करती है? अपर लिमिट कुछ क्या है इसकी? यूनिवर्सिटी, जी जी बिल्कुल, कुछ यूनिवर्सिटी की 7.5 तक है रिक्वायरमेंट। तो जो वर्ल्ड रैंकिंग में 40 में आती हैं तो उनकी 7.5 तक आपकी यूनिवर्सिटी तक है आर्ट्स की रिक्वायरमेंट। हम्म। और क्या यूनिवर्सिटीज़ में जो प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं वो जर्मन लैंग्वेज में है या इंग्लिश लैंग्वेज में मास्टर लेवल पर? नहीं नहीं, ये टोटली इंग्लिश में होते हैं जी, 100% इंग्लिश। और क्या सारे ही प्रोग्राम मास्टर के इंग्लिश में होते हैं या कुछ जर्मन में भी होते हैं? नहीं, कुछ जर्मन में भी होते हैं, लेकिन इंटरनेशनल जो प्रोग्राम्स होते हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मेंशन होते हैं, वो उनको लिखा होता है कि ये जर्मन में है, ये प्योरली इंग्लिश में आ रहा है प्रोग्राम। हम्म। अगर जर्मन में कोई प्रोग्राम ऑफर हो रहा है तो उसके लिए हमें किस लेवल की जर्मन लैंग्वेज चाहिए होती है? मिनिमम B2 लेवल। B2 लेवल। ओके। सो नाजरीन, यहाँ पे हमें एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है कि यानी जैसा कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बैचलर के कोर्सेज जो है इंग्लिश में होते हैं। तो अगर आपने बैचलर में इंग्लिश पढ़ी हुई है, इंग्लिश में सारा अपना कंटेंट किया हुआ है काम वगैरह, तो आप बड़ी आसानी से मास्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ आइट्स करना होता है और आपके आइट्स में मिनिमम स्कोर जो है 6 हो तो आप अप्लाई करने के एलिजिबल होते हैं। इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा भी होता है कि आपकी अगर यूनिवर्सिटी आपको लेटर एक दे देना इंग्लिश में, इंग्लिश फ्रीक्वेंसी लेटर, इंग्लिश फ्लुएंसी प्रोफिशिएंसी। लेटर, या फ्लुएंसी लेटर कि आप इंग्लिश बड़े आराम से लिख भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं, उसके ऊपर भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन बेस्ट जो टेक्निक है वो यही है कि आप आइट्स की प्रिपरेशन करें 2-3 माह लगा के और उसका आइट्स का एग्ज़ाम दें और उसके साथ आप अपने डॉक्यूमेंट मुकम्मल करते हुए साथ ही आप अप्लाई कर दें। जी मोहम्मद बिलाल मेहदी, यहाँ तक तो हमें पता चल गया कि एडमिशन फेज़ जो है पहली फ़ेज़ है, उसके लिए हमें डिग्री बैचलर की और ट्रांसक्रिप्ट वगैरह चाहिए होती है। एक स्टूडेंट है जिसने ये सारा फेज़ अपना मुकम्मल कर लिया है और अब हमें बताइए कि इसका सेकंड फेज़ जो है वीज़ा फेज़, वीज़ा किस तरह मिलता है और उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? सबसे पहले आप हमें बताइए कि वीज़ा किस तरह मिलता है जर्मनी का? वीज़ा वीज़ा इंटरव्यू होता है। वीज़ा इंटरव्यू से पहले आपको अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ती है हम्म। और जर्मन एम्बेसी की। अपॉइंटमेंट कितनी देर पहले बुक कर ली जाए तो बेहतर होगा? जब आप अप्लाई करने लगते हो तो मेरा तो आपको सजेशन यही है कि आप उस टाइम अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये 12 से 14 माह लगते हैं, बल्कि उससे भी आप पहले अप्लाई कर सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है इससे। यानी आपका ख्याल है कि ये जो एडमिशन प्रोसेस है ये 12 से 14 माह में कंप्लीट होता है और तब भी आपने अपना ना अपॉइंटमेंट वाला सिस्टम शुरू कर देना है, सही है? जी जी जी। नहीं, आप उससे पहले भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने अप्लाई करना है, आपका प्रोग्राम बन चुका है, अपने MS करने तो आपकी डिग्री कंप्लीट होने से पहले आप बेशक अपॉइंटमेंट बुक करो, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। ओके। तो सही हो गया। वीज़ा के लिए अगर वीज़ा अपॉइंटमेंट मैंने बुक करनी है तो उसके लिए मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे? आपके उसके लिए पासपोर्ट है जस्ट रिक्वायर्ड। अच्छा, पासपोर्ट चाहिए। क्या मैं एडमिशन लेटर के विदाउट एडमिशन लेटर क्या अपॉइंटमेंट रिजर्व कर सकता हूँ? जी जी बिल्कुल, जर्मन एम्बेसी ने लिखा हुआ अपने पेज पे कि हमारे पास रश बहुत ज़्यादा होता है, अगर आप अभी अप्लाई करना चाहते हो तो अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो बिफोर योर कंप्लीशन ऑफ योर डिग्री। सो इसका मतलब है अगर आपने 12 से 13 माह पहले अपनी अपॉइंटमेंट रिजर्व की है तो आप अपने सारे प्रोसेस को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। और वीज़ा इंटरव्यू के बाद कितनी देर बाद हमें वीज़ा मिल जाता है? मैं मैक्सिमम आपको 4 वीक लगते हैं, तो आफ्टर 4 वीक्स तो आपको वीज़ा आपको रिसीव हो जाता है। और वीज़ा की फ़ीस कितनी है? फॉर एग्जांपल मैंने वीज़ा के लिए अप्लाई करना है और मुझे कितने पैसे पे करने होंगे?
ये 75 यूरो होता है, और ये पाकिस्तानी करेंसी में वेरी करती रहती है, क्योंकि ऊपर नीचे पाकिस्तानी करेंसी होती रहती है, तो आपको उधर PKR में पे करना होता है। तो 30,700 ये उनकी मिनिमम फी होती है। और वीज़ा की रिक्वायरमेंट क्या क्या है? फॉर एग्जांपल मैंने वीज़ा के लिए अप्लाई करना है और मेरी अपॉइंटमेंट आ गई है अब, और मुझे कौन कौन से जी डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे? जी, वो उनकी जो वीज़ा जर्मन एम्बेसी की वेबसाइट है, उस पर मेंशन है डॉक्यूमेंट्स, मैं आपको गो थ्रू करवा देता हूँ। एक आपने एप्लीकेशन फॉर्म होता है, वो फिल करना होता है। बायोमेट्रिक पिक्चर्स होती हैं। उसके बाद आपका एडमिशन लेटर होता है, वो लेके जाना होता है। ब्लॉग्ड अकाउंट का प्रूफ्स होते हैं, वो लेके जाने होते हैं। और उसके अलावा आपके जो डॉक्यूमेंट्स आपने यूनिवर्सिटीज में दिखाने हैं, पैसे मैट्रिक जो भी ये डॉक्यूमेंट्स आपके एकेडमिक जो डॉक्यूमेंट्स, वो आपने लेके जाने होते हैं। और कुछ एम्बेसी के खुद अपने डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उन पर सिर्फ सिग्नेचर करने थे आपने पढ़ के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने के लिए। तो वो डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करवा के आपने लेके जाने होते हैं सर। और ये डॉक्यूमेंट सारे टेस्टेड होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन से, या जो उनसे मर्जी डॉक्यूमेंट हम शो कर सकते हैं? नहीं, ये जो मैंने आपको बताया एकेडमिक जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपके टेस्टेड होने चाहिए। आपकी जो लास्ट डिग्री है वो HEC से टेस्टेड होनी चाहिए। सही हो गया। और आपने यहाँ पे एक ब्लॉक स्टेटमेंट की बात की है। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है जिसने जर्मनी में मास्टर करना है, और उसके लिए कितनी ब्लॉक स्टेटमेंट आपको चाहिए होगी? उसके लिए आपको 853 यूरो पर होना चाहिए। मतलब ये बनता है 10,311 यूरो, ये बनता है आपके अकाउंट में होने चाहिए, ब्लॉक्ड अकाउंट के अंदर। हम्म। और इ- इन पैसों का पर्पस क्या है इसकी? क्या आपने यूनिवर्सिटी को फीस पे करनी है, या ये आपके हमेशा के लिए वहाँ पे रिजर्व हो जाएंगे, या आपको वापसी मिलेंगे या नहीं? ये फीस नहीं है ना, ये आपने किसी फीस के अंदर से पे करनी होती है। आपने जस्ट ये है कि ये लिविंग एक्सपेंसिव्स है। जर्मन हम्म। वैसे जर्मन गवर्नमेंट ने कहा हुआ है कि जो बंदा पढ़ने आ रहा है अपने लिविंग एक्सपेंस लेके साथ आता है, तो ये एज अ सिक्योरिटी आपके अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करवा देते हैं। आपका अपना अकाउंट होता है, और जब आप जर्मन में पहुंच जाते हैं तो ये पर मंथ आपको 853 यूरो आपके अकाउंट में ट्रांसफर करते रहते हैं फॉर योर लिविंग एक्सपेंसेस। आपके सीनियर क्या बताते हैं कि जर्मनी के अंदर अगर आप रहते हैं तो आपका पर मंथ के हिसाब से कितना खर्चा हो जाता है? ये इट्स डिपेंड अपॉन योर वे ऑफ लिविंग। हम्म। तो आप कितना खर्च करना चाहते हो, लेकिन हार्ड मिनिमम आपको 600 यूरो में आप लिविंग एक्सपेंस आप लग जाते हैं। यानी कि आपके मुताबिक आपके ब्लॉक अकाउंट में जो पैसे हैं एक साल के लिए, उनमें से आपको हर महीने में 850 यूरो तकरीबन मिल रहे हैं, और जिसमें से आपका 600 यूरो में आपका बड़े आराम से खर्चा हो जाता है एक माह का, और जिसमें जी आपका जी खाना पीना और रेजिडेंस और ईच एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। और यानी कि आपके पास फिर 200-250 रुपया पीछे बच भी जाता है। जी जी, बिल्कुल। सही। क्या आपकी यूनिवर्सिटी में आपकी फीस भी है? नहीं, यूनिवर्सिटी में है फीस, बट इट्स वेरी मिनिमल। वो फीस उस पर सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन के नाम पे चार्ज करते हैं। तो 292 यूरोज मेरी यूनिवर्सिटी की फीस है। वो उसी यूनिवर्सिटी की 300 की होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। उसके अंदर आपको डिफरेंट किस्म की आपको फैसिलिटी देते हैं, लाइक आपको स्पेशल टिकट देते हैं, इस तरह का सीन होता है उसके हम्म। और ये जो आपने 300 अंदर। बताया, ये आपने पर मंथ पे करना है या पर सेमेस्टर पे करना है या पर नहीं एनुअम है? जी जी, ये पर सेमेस्टर होता है, 300 यूरो पर सेमेस्टर होता है। और यहाँ पे एक सेमेस्टर का ड्यूरेशन कितना है? इसके अंदर होता है 4 to 5 मंथ्स होता है। 4 to 5 मंथ, यानी एक साल के अंदर 2 सेमेस्टर होते हैं, और जिसमें आपने टोटल यूनिवर्सिटी को 600 फीस देनी है, जिसके अंदर आपकी सेमेस्टर टिकट और इसके अलावा यूनिवर्सिटी के साथ आप थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं, और ये सारी चीज़ें कवर हो रही होती हैं। जी जी, बिल्कुल। और सेमेस्टर टिकट का आपको क्या एडवांटेज है? सेमेस्टर टिकट भी ये होता है कि जो जर्मन में ट्रेन हैं वो और बसेज हैं, वो बहुत उनके टिकट्स बहुत महंगे हैं। इसलिए जर्मन को यूनिवर्सिटीज आपको अकोमोडेट करती हैं कि आप ये जो आपको टिकट देती हैं, उसकी टिकट पे बेस पे आप जो जिस रीजन में हो, उस स्टेट के अंदर आप फ्रीली ट्रैवल कर सकते हो कहीं भी। जो बट आप पूरी जर्मनी में नहीं ट्रैवल कर सकते, बट उस स्पेसिफिक स्टेट में जिधर आपने इसका आपका एडमिशन हुआ होगा। यानी कि आपके कहने के मुताबिक अगर मैं पाकिस्तान के हिसाब से सुबह पंजाब के अंदर हूँ, और मैं पूरे पंजाब के अंदर ट्रेनों पे और बसों पे ट्रैवल कर सकता हूँ विदाउट एनी फी। जी जी। सही हो गया, ये तो बहुत अच्छी बात है।
कि अगर आपको पे ही नहीं करना पड़ रहा और आप पूरी स्टेट के अंदर यानी पूरे सूबे के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं, और अगर किसी ने दूसरे सूबे में जाना है और कितनी ज़्यादा ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसिव है? जो दूसरे आपने सिटी में जाना है तो उधर आपको काफ़ी ज़्यादा देनी पड़ेगी। लाइक अगर आप फ्रैंकफर्ट से आ रहे हो उधर हन में, तो आपको अप्रोक्सीमेटली 70 यूरो आपको पे करने पड़ेंगे फ्रॉम वन साइड। सिर्फ एक साइड के, अगर आपने यहाँ पे दो तरह की ट्रेनें चलती है जर्मनी में, एक फास्ट होती है और दूसरी रीजनल ट्रेन होती है जो बहुत ज़्यादा स्पीड से चलती है, उसको हम आइस ट्रेन कहते हैं। और उसके ऊपर तकरीबन 70 यूरो आपके वन ट्रिप के ऊपर आपके एक्सपेंसिव आ जाते हैं। जी जी बिल्कुल। और अगर आप रीजनल ट्रेन को यूज़ कर रहे हैं वो थोड़ी सी चीप होती है और उसमें तकरीबन 30-40 यूरो का खर्चा हो जाता है आपका। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है फिलहाल, अगर आपको यूनिवर्सिटी ने सेमेस्टर टिकट दिया है और बिल्कुल आप जी। अपने पूरे शहर में और पूरी स्टेट में घूम सकते हैं। जी जी तो बिल्कुल। इसके अलावा क्या स्टूडेंट को काम करने की इजाज़त होती है जर्मनी में? जी जी। जब आप यूनिवर्सिटी के अंदर जर्मनी के अंदर आते हो तो आपको 20 और पर वीक आपको अलाउ होते हैं काम करने के लिए। अगर आप जो पैसे अपने टोकन अकाउंट के लिए को आप यूज़ नहीं करना चाहते तो आप 20 घंटे पर वीक आप काम कर सकते हो। और ये बनते हैं आपके 80 वीक बनते हैं हम्म। इन तो होल मंथ। पर यूरो में मिनिमम और मैक्स मिनिमम क्या मिल सकता है यहाँ पे? फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा और जॉब कर रहा है, अपनी फील्ड की जॉब उसे नहीं मिल रही, तो मिनिमल क्या कितने पैसे उसे मिल सकते हैं 1 घंटे में? जी 9। अगर आप आउट जॉब कर रहे हैं, आप अपनी फील्ड की जॉब नहीं कर रहे हैं, आपको 9 से 10 यूरो पर मिलेंगे। और अगर आप कर रहे हो अपने फील्ड की जॉब 13 to 14 यूरो। सही हो गया, यानी कि इसके मुताबिक आपके जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो बड़े आराम से निकल जाते हैं अगर आप और जॉब भी कर रहे हैं। जी जी और जॉब बिल्कुल। का मतलब है कि आप किसी रेस्टोरेंट के ऊपर काम कर रहे हैं या किसी और फर्म के ऊपर काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसा कि आजकल लोग अमेज़ोन में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, जिसमें पैकिंग वगैरह इस तरह के काम मौजूद हैं। और क्योंकि इधर डिलीवरी का सिस्टम बहुत अच्छा है और लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं और उनको तकरीबन 9-10 या 11-12 यूरो के अंदर अंदर पैसे मिल रहे हैं, और जिसमें उनके पूरी तरह अकोमोडेशन, खाने पीने के खर्चे और ईच एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। जी जी बिल्कुल। क्या ये जॉब्स बड़ी आसानी से मिल जाती हैं? ये आपको अप्लाई करना पड़ता है। इंडेड की वेबसाइट है, उधर आ जाती हैं, इसकी एड्स आई होती हैं, उधर आपको देखना पड़ेगा। लेकिन ये इतनी हार्डली इतना मुश्किल केस नहीं है कि आपको जॉब ना मिले। अगर आप अप्लाई कर आप सर्च करते हो तो आप होपफुली यू विल गेट इट सून। हम्म। ओके। तो जैसा कि आप पिछले हफ्ते में जर्मनी के अंदर आए हैं, तो आपको कोरोना वायरस ने कितना अफेक्ट किया और आप किस तरह आए हैं जर्मनी में? अभी तो मेरा ख्याल है ट्रैवल बैन लगा हुआ है। जी जी बिल्कुल। ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है कोरोना वायरस पूरी दुनिया को। तो मेरा भी वीज़ा एक्सपायर होने वाला था, क्योंकि मुझे 3 माह का वीज़ा मिला था। तो मैंने फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट वालों से ईमेल की, उनसे रिक्वेस्ट की, तो क्या मेरा वीज़ा एक्सपायर होने वाला है, तो जो जर्मन एम्बेसी है वो बंद है तो हमारे होम कंट्री में। तो उन्होंने कहा अगर आप अकोमोडेशन है तो देन यू आर अलाउड टू कम। मैंने उनको शो की तो उन्होंने मुझे एक्सेप्टेंस दे दी थी आने की। हम्म। सही हो गया। और आपको यहाँ पे आने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे? कोरोना वायरस की में जब हाँ, कोरोना। फॉर एग्जांपल आपने अगर ट्रैवल करना है तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो आपने इधर पाकिस्तान में अपनी इमिग्रेशन ऑफिस को शो किया है या जर्मनी के अंदर इमिग्रेशन ऑफिस को शो किए हैं, वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट थे? जी वो आप जब ट्रैवल कर रहे होते हो नॉर्मल डेज के लिए, तो या जैसे पाकिस्तान से आप आ रहे हो तो आपको अपना पासपोर्ट, वीज़ा, प्लस आपको अपनी ट्रैवल इंश्योरेंस और ब्लॉक अकाउंट कंफर्मेशन ये शो करनी पड़ती है। और दूसरे भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो एकेडमिक है, वो आप करवा के अपने बैग में रख लें। प्रिंट अच्छे होते हैं, लेकिन अगर नहीं करवाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हार्ड ओरिजिनल फॉर्म में चले। जब आप जर्मन के एयरपोर्ट पर फ्रैंकफर्ट या जिधर भी उतरते हो तो उधर आपको अकोमोडेशन आपको शो करनी पड़ती है, अगर आप कोरोना के केसेस के अंदर आ रहे हो तो। अगर आप नॉर्मल डेज के अंदर आ रहे हो फिर आपको अकोमोडेशन नहीं शो करनी पड़ती, जस्ट आपको अपना लॉकडाउन कंफर्मेशन प्लस आपको अपना वीज़ा शो करना पड़ता है। अगर एक बंदा पाकिस्तान में है और वो जर्मनी के अंदर अकोमोडेशन कैसे ढूंढेगा? क्योंकि उसके लिए तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, उसने तो जर्मनी को देखा ही नहीं हुआ। जी जी बिल्कुल। उधर ये जब मतलब पाकिस्तान में होता है तो आप कहीं भी होता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 2-3 इनकी वेबसाइट हैं जो फेमस है। एक है WG जो WG उसके अंदर। गुजरात।
जूस्ट वो वेबसाइट है, आप उसके अंदर और काफ़ी वेबसाइट्स हैं जो जिनके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अकोमोडेशन यूनिवर्सिटी खुद प्रोवाइड करती है स्टूडेंट वर्क्स के अंदर, तो आप उधर भी अप्लाई करो एंड यू विल गेट वेरी चीप अकोमोडेशन देयर। अच्छा, इसके अलावा मेरा एक आपसे और सवाल है। कुछ लोगों को अगर स्कॉलरशिप मिल जाती है, उनके लिए भी क्या ब्लॉक अकाउंट उतनी अमाउंट उतनी होगी? नहीं, उसके लिए फिर आपकी ये रिक्वायरमेंट ना ख़त्म हो जाती है जब आपके पास स्कॉलरशिप मिल जाती है। सही हो गया। और इसके अलावा आपके फ्यूचर नेक्स्ट प्लान क्या हैं? यहाँ पे आपने किस तरह आजकल यहाँ पे आपका स्टडी का सिस्टम चल रहा है, और क्या करेंगे आप आने वाले दिनों में? जी बिल्कुल, मैं आने वाले दिनों में, अभी तो मेरा जो सेमेस्टर चल रहा है ये ऑनलाइन है, हम्म। तो नेक्स्ट आने वाले दिनों में देखते हैं कि मैं अपने जो नेक्स्ट सेमेस्टर आएगा उसके लिए प्रिपरेशन करूंगा अच्छी सी, अभी हम्म। भी कर रहा हूँ। और जो 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 मेरे पास कमियां हैं नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर पढ़ने के लिए, जो जो मुझे सब्जेक्ट चाहिए उनकी ऑलरेडी मैं प्रिपरेशन करके रखूंगा। हम्म। अच्छा, मुझे आपसे एक और एडमिशन के हवाले से एक और सवाल करना है। जो कि आपने जैसा कि कहा था कि कुछ फेसबुक से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि किस किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। फेसबुक से आपको कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली थी? ये दो ग्रुप्स हैं बने हुए, स्टडी एंड लाइफ इन जर्मनी फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, ये दो ग्रुप्स हैं, ये आप ज्वाइन कर लें एंड ये आपके लिए बहुत इंफॉर्मेशन इनमें पड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, जितनी आप चाहें उतनी इनके अंदर इंफॉर्मेशन। आप इसमें काफ़ी लोग एड्स हैं, आप एक पोस्ट करें कि मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए, या आप फॉल सेक्शन में चले जाएं इस ग्रुप के, तो आपको डिजायर्ड इंफॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी। तो आपको फॉर एग्जांपल अगर आपको एक प्रॉब्लम आ रही है आप किसी भी डॉक्यूमेंट में, और आपको कितनी देर पहले पोस्ट करनी होगी और कितनी देर में आपको रिस्पांस मिल जाएगा? जी बिल्कुल, ये आपको जब आप डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहे होते हैं तो आप 1 से 2 घंटे पहले आप पोस्ट कर दें, तो कोई भी जो भी उधर ऑनलाइन बैठा होगा तो वो आपको पोस्ट कर देगा, विद इन 30 मिनट्स आपको रिप्लाई आ जाता है, तो आप पोस्ट करते हो। सही। शुक्रिया मोहम्मद बिलाल मेहदी, आपने हमें अपना टाइम दिया। नो और प्रॉब्लम। उम्मीद है कि नाज़रीन को आपकी बताई हुई बातें बहुत अच्छी लगेंगी, और वो आपके एक्सपीरियंस से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल करेंगे। तो नाज़रीन, इधर मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप जर्मनी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं मास्टर प्रोग्राम में या बैचलर प्रोग्राम में, तकरीबन रिक्वायरमेंट सेम है यहाँ पे। मोस्ट अगर आपने बैचलर के अंदर एडमिशन लेना है तो आपको ज़्यादातर जो प्रोग्राम है वो जर्मन लैंग्वेज के अंदर ऑफर होते हैं। यहाँ फिर अगर आप मास्टर में एडमिशन लेते हैं तो मास्टर या पीएचडी में वो ज़्यादातर इंग्लिश में होते हैं। तो हम अपनी नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर अपने पीएचडी गेस्ट को इनवाइट करेंगे, या फिर किसी बैचलर के स्टूडेंट को, जो कि आपके साथ अपने पूरे एक्सपीरियंस शेयर करेगा कि अगर आप बैचलर में आ रहे हैं तो आपको कौन कौन से रिक्वायरमेंट चाहिए और कितनी ब्लॉक अमाउंट चाहिए, और वो अपनी एक्सपेंसिव किस तरह से मैनेज कर रहे हैं। और हम अपनी नेक्स्ट एपिसोड के अंदर आपको ये भी बताएंगे कि अगर आपको कौन कौन सी यहाँ पे स्कॉलरशिप अवेलेबल है और आप उनको किस तरह अवेल कर सकते हैं, और आप अपने जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, फॉर एग्जांपल रिकमेंडेशन लेटर या लेटर ऑफ मोटिवेशन, उनको किस तरह से बना सकते हैं, और उनके अंदर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है जो मैंडेटरी है बताने के लिए प्रोफेसर को या एडमिशन के लिए। अगर आप उस तरह से डॉक्यूमेंट बना लेते हैं तो आपका जो एडमिशन के चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे, और इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट खुद मैनेज कर लेंगे और आपको किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप अपना केस खुद से मैनेज करके और बड़े आराम के साथ अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए आपको अपने एक प्लान बनाने की ज़रूरत है कि आपको कौन सा डॉक्यूमेंट कितनी देर पहले चाहिए और किस फॉर्म में चाहिए। फॉर एग्जांपल कुछ यूनिवर्सिटीज़ में लेटर ऑफ मोटिवेशन चाहिए, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आ रहा होता है लेटर ऑफ मोटिवेशन किस तरह लिखा जाए और उसके अंदर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हो। ये भी हम अपने किसी गेस्ट को इनवाइट करेंगे और इस तरह से पूरी इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे। और जैसा कि पीएचडी के लिए अगर कोई अप्लाई करना चाह रहा है, उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और किस तरह से अपनी एप्लीकेशन बनाई जाए कि आपकी बड़े आराम से पीएचडी के अंदर सिलेक्शन हो जाए। और यहाँ आप पीएचडी के बाद पोस्ट डॉक्टरेट के लिए इधर आना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने किस तरह से प्रोफेसर से कांटेक्ट करना है, इसके लिए आपकी मुलाकात करवाएंगे अपने होस्ट से। और इसके अलावा अगर आप अपने यहाँ पे डिग्री मुकम्मल कर लेते हैं और डिग्री के बाद आपको
फॉर एग्जांपल आपने अपना वीज़ा एक्सटेंड करवाना है या आपको जॉब के रेलिवेंट कोई प्रॉब्लम आ रहे हैं, इसके लिए हम आपको इधर के एक लायर हैं पाकिस्तान से, उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे जो आपको लोकल लैंग्वेज में सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। और नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको ये भी बताएंगे जर्मनी के अलावा दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ में कौन कौन सी डिग्री का ज़्यादा स्कोप है और कौन कौन सी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, और आप उन उधर किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी एडिशनल रिक्वायरमेंट मौजूद है। और अगर आपने यहाँ से डिग्री ले ली है और आपने यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंस या यहाँ का ग्रीन कार्ड लेना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसेस है। मेरा ख्याल है कि अगर आप लोग एक सीधे प्रोसेस को फॉलो करें, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपके लिए कोई हर्डल नहीं है। दुनिया में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं और आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसों के अलावा एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। यहाँ पे हर तरह की सहूलियत मौजूद है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी मेडिकल की सहूलियत भी मौजूद है और हेल्थ की हेल्थ मेडिकल और इसके अलावा ट्रैवल, हर तरह की आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद है जिनको आप यूटिलाइज़ करते हुए एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अगर आप अपनी बीवी के साथ रहना चाहते हैं या अपनी फैमिली को इनवाइट करना चाहते हैं, उसके लिए जो प्रोसीजर है वो आप हम किसी एक्सपर्ट्स को दावत देंगे, वो आपके साथ ये तमाम इंफॉर्मेशन, इसके ऊपर हम पूरा एक प्रोग्राम करेंगे जिसके ऊपर आपको हम पूरी अच्छी तरीके से ब्रीफ करेंगे और आपको ये बताएंगे। इसी के साथ ना सिर्फ हम यूरोप को कवर करेंगे बल्कि हम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और कनाडा वगैरह के कंट्रीज़ के अंदर और पाकिस्तान में अगर आप डिग्री मुकम्मल करके आते हैं और इधर आपको कौन कौन सी जॉब मिलती है और किस तरह से आप काम करते हैं, जो यहाँ पे ऑलरेडी लोग इधर से पढ़ के आए हैं उनका और यहाँ पे जो लोकली पढ़े हुए लोग हैं उनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, और ये सारी चीज़ें हम आपको बड़ी ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे। उम्मीद है कि आपको हमारा शो बहुत पसंद आया होगा और आप हमारे नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार करें और बहुत जल्द हम अपने नए एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। अब आप अपने होस्ट साजिद नईम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।